हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज सिंह, पुष्पराज इनसाइट्स में आप सबका वेलकम करता हूं। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूं कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था नॉर्थ ईस्टर्न पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन और नागालैंड में उनकी डिमांड को लेकर, उसको आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत अच्छे व्यूज़ मुझे उसमें देखने में आए। और बहुत सबसे अच्छी बात कि उसमें कमेंट्स जो है उसको ये एक तरह से दर्शाता है कि आपका इंटरेक्शन मेरे साथ लगातार बना हुआ है। इसी तरह के मुद्दों को लाने का मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि शायद मैं लेट हो गया हूं, पर फिर भी मैं अपने आप को लेट नहीं मानता, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये अभी भी ऑन गोइंग है। और ये हंगर स्ट्राइक जो है इसको लगातार 51 डेज हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नेगोशिएट करने के लिए एक भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो मैं आज आपके सामने जो वीडियो लाने जा रहा हूं ये लद्दाख के ऊपर है। और जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे, ये जो शख्स है इनका नाम है सोनम वांगचुक। और आपने एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, काफी फेमस मूवी हुई थी। उस थ्री इडियट्स मूवी के अंदर जो आमिर खान का जो किरदार था ये इंस्पायर था मिस्टर सोनम वांगचुक से। ये एक बहुत ही बड़े रिफॉर्मिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और लद्दाख के अंदर इस तरह के अल्टरनेटिव स्टडीज के स्कूल चला रहे हैं, जहां पे इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू बच्चों को और जो स्टूडेंट्स हैं इनको जो है लाइफ में लीडरशिप स्किल सिखाया जा सके और प्रकृति के नजदीक रहते हुए किस तरीके से मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हुए आप अच्छे से अच्छे प्रकृति के साथ सस्टेनेबल तरीके से रह सकें, इस सब की ट्रेनिंग इनको दी जाती है। तो आप देखते हैं मिस्टर सोनम वांगचुक जो है ये इन्होंने अभी हाल ही में अपना 21 डेज का हंगर स्ट्राइक सिर्फ नमक पर और पानी पर इन्होंने 21 दिन तक -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगातार हंगर स्ट्राइक किया। और आप देखेंगे एक तरीके से लद्दाख के लोगों को की आवाज को उठाने के लिए उन्होंने ये काम किया। और ये प्रोटेस्ट था ताकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि भारत का जो गृह मंत्रालय है ये लद्दाख के लोगों की आवाज को सुने। लेकिन बहुत ही अफसोसजनक तरीके से कहना पड़ रहा है कि 21 दिन हो गए, सरकार की तरफ से एक भी नुमाइंदा उनके पास किसी भी तरह के नेगोशिएशन के लिए नहीं आया। जहां तक कि हम जानते हैं गांधी जी भी हंगर स्ट्राइक पे बैठा करते थे, अंग्रेजों के साथ भी हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रिटिशर्स भी नेगोशिएट करने के लिए आते थे। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि इन्हीं के दिए हुए वादे अब ये लगातार भूलते जा रहे हैं। मैं आगे आपको स्लाइड्स में बताता हूं कि जब बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में आई थी तब उसने भी वादा किया था लद्दाख के लोगों से कि वो लद्दाख के लोगों को 6th शेड्यूल के तहत कैटेगराइज करेंगे। जो हमारे संविधान के अंदर, आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसमें के जो 6th अनुसूची है, जो 6th शेड्यूल है, ये बेसिकली ट्राइबल्स वेलफेयर की और ट्राइबल के जो अफेयर्स हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। और इसी तरीके से आप देखेंगे जब वहां पर लोकल चुनाव हुए थे लद्दाख के अंदर, तो वहां से सांसद भी जो हैं बीजेपी के हैं, तब भी इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र निकाला था इस पर भी इन्होंने साफ साफ लद्दाख के लोगों से 6th शेड्यूल को देने की बात कही थी। तो बेसिकली ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं है, उनका ये भी कहना है कि ये लड़ाई जो घोषणा पत्र निकलते हैं, जो बड़े बड़े मैनिफेस्टोस निकलते हैं चुनाव के पहले, इसमें कई सारे वादे किए जाते हैं। तो हमारी देश की जनता को इतना सजग रहना होगा कि ये जो वादे हमसे किए जाते हैं उन वादों को पूरा निभाने के लिए जनता को या आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि सरकार मजबूर होकर उन वादों को पूरा करे। लेकिन आप देखेंगे चाहे लोकसभा चुनाव हो 2019 का या फिर लद्दाख के लोकल चुनाव हो, दोनों में ही वादा किया गया कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर रखा जाएगा। लेकिन आज तक इतने सारे चुनाव हो गए, लेकिन ये कोई भी वादा अभी तक अपनाया या उसको पूरा नहीं किया गया। इसलिए लद्दाख के लोगों को इतने बड़े हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा। आज 51 दिन हो गए हैं इस हंगर स्ट्राइक को और ये हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू चालू है। कारण उसका यही है कि ये अभी जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव अभी ऑन गोइंग है। इन चुनावों में ये इस स्ट्राइक को रखने का कारण यही रखा गया कि आपको हर चुनावों में आपके पुराने वादे आपने किए कि नहीं किए वो आपको याद दिलाना बहुत ही जरूरी है, ताकि सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी सेट की जा सके। चलिए, लद्दाख की बात हो रही है तो सबसे पहले हम लद्दाख का थोड़ा सा एक ज्योग्राफिकल जान लेते हैं। लद्दाख की यदि हम बात करें तो ये जो है आपको पूरा जम्मू कश्मीर का मैप दिख रहा है आपको, और जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को यहां से रिमूव कर इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी बनी यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख और एक बना यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देखेंगे इसके अंदर बेसिकली 2 एरिया आते हैं, एक तो लद्दाख है और एक कारगिल है। इसके बारे में आपको बात करूं तो ये दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है, पूरी तरह से एक शुष्क रेगिस्तान है।
और यहाँ का जो इकोसिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमालय जो है ये सबसे नए बने हुए माउंटेन्स हैं, इसलिए इन माउंटेन्स के अंदर फ्रेजिलिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ का इकोसिस्टम भी जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए यहाँ के इकोसिस्टम को और यहाँ के रहने वाले ट्राइब्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, जो कि ओवर टूरिज्म से और बहुत ज़्यादा माइनिंग और जो कॉर्पोरेट यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके लोकल इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं और उनके हक मारे जा रहे हैं। इसलिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है ताकि इस पूरे इकोसिस्टम को बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों को सर्वाइवल मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लद्दाख से और इस जगह से निकलने वाले जो ग्लेशियर्स हैं, इससे लगभग 200 करोड़ लोगों का जीवन यापन होता है। यदि मैं चाइना साइड की बात करूं तो यहाँ के 100 करोड़ और इंडिया का जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे जितनी भी नदियां आ रही हैं, यहाँ का सारा पानी इन्हीं से निकलने वाले ग्लेशियर से जाता है। तो यहाँ के इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघलते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पूरे देश के आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है यदि इसे प्रिजर्व नहीं किया गया तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे मैं देखता हूं, लद्दाख जो है अपने टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, अपनी मोनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। यहाँ की रोड्स, यहाँ की बाइकिंग ट्रिप्स और यहाँ पे जो भी आपका रिवर राफ्टिंग वगैरह होता है, इसके लिए तो आप देखेंगे ये काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया है। खासकर जो 3 इडियट मूवी आई है, इसके आने के बाद से यहाँ पर जो है बहुत ही ओवर टूरिज्म की शिकायत देखने को आ रही है और ओवर टूरिज्म होने के कारण हम लद्दाख में जाते तो हैं हम, लेकिन वहां पर जो वेस्ट हम छोड़कर आते हैं, हम वहां से सेल्फीज लेकर आते हैं, वहां से अच्छी अच्छी यादें लेकर आते हैं, लेकिन बदले में हम लद्दाख को क्या देते हैं? जो पानी की बोतलें हमने पी उसे यहाँ वहां फेंक दिया, जो मैगी हमने खाई, पहाड़ों पे मैगी खाने का शौक आजकल बहुत चला है, लेकिन उसके पैकेट्स को क्या कभी कोई लेकर आता है? तो इस तरह से जो वहां पे कचरा लगातार होते जा रहा है, होटल इंडस्ट्री बनते जा रही है और उनमें रूम्स को जो गर्म करने के लिए लगातार एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं पूरा लद्दाख का इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। तो लद्दाख जाना जाता है अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए। प्लस आप देखते हैं जो स्नो क्लेड हिमालय है, ये भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और आप देखेंगे यहाँ के जो स्काईज आप देखेंगे, फिर यहाँ के जो मैजेस्टिक माउंटेन्स हैं और यहाँ से जो निकलने वाली इंडस रिवर है, जो नुब्रा वैली है, यहाँ से जो आपकी इंडस रिवर निकलती है, इसी के नाम से भारत का नाम पड़ा। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के जो ग्लेशियर हैं, इन ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ पूरे भारत को जो है मीठे पानी का बहुत है। पूरे वर्ल्ड की यदि मैं बोलूं कि 1/4 पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है यहाँ से निकलने वाले नदियों के फ्रेश वाटर पे, और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको हम थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश वाटर का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो आपका लद्दाख के ग्लेशियर्स है। आगे हम देखते हैं टूरिस्ट हैं, यहाँ की जो लेक्स हैं, पेगोंग लेक्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये लेक्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं हमारे टूरिस्ट को, हमारे जो पिलग्रिमी, जो हमारे तीर्थयात्री हैं, फिल्म मेकर्स हैं। 3 इडियट मूवी आपने देखा होगा ये लेक्स के बारे में आपने। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये कहीं ना कहीं लद्दाख अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और यहाँ के जो सस्टेनेबिलिटी है, यहाँ के लोगों का जो रहने का तरीका है, यहाँ के जो कस्टम्स हैं, ये कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के टूरिस्ट को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। प्लस मैं यदि यहाँ के फ्लोरा और फौना की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया ये एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। प्लस आप देखते हैं कई सारे यहाँ पर एक मोस्ट रिजाइलेंट एनिमल्स आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, याक है और लद्दाखी कैमल्स हैं। ये सब जो आप देखने को मिलेंगे, काफी इनका जो फर होता है काफी मोटा फर होता है। प्लस आप देखेंगे इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या है? ताकि ये हाइपोक्सिया से डील कर सकें। हाइपोक्सिया बेसिकली ऑक्सीजन की कमी से होने वाली कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं, और ये स्नो लेपर्ड वगैरह जो है ये काफी हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं। लद्दाख की मैं बात करूं तो लगभग समुद्र तल से, सी लेवल से 11 से 12 हजार फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है, और इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है। तो यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके जो ब्लड सेल्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन है कि ये कम ऑक्सीजन में भी वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। स्नो लेपर्ड अपने आप में एक बहुत ही मैजेस्टिक एनिमल है, जिसको देखने के लिए आजकल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पर जो हम प्लेन्स में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि जब तक बाघ है तब तक जंगल है, इसी तरीके से वहां पर भी बोला जाता है कि जब तक स्नो लेपर्ड है तब तक वहां के माउंटेन्स हैं, क्योंकि स्नो लेपर्ड जो है वो डियर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं, और जो वहां के हिरण हैं वो बहुत ज्यादा चराई ना करें, जिससे क्या है कि पेड़ पौधों की जड़ें निकल जाएंगी और इस तरह से जो बारिश होगी तो उससे बाढ़ आने का, फ्लैश फ्लड आने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा वहां का फ्लोरा और फौना जो है एक दूसरे को बैलेंस रखने का काम करता है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है आपके लद्दाख का, काफी सेंसिटिव माना जाता है।
ट्राइबल के बारे में बात करूं तो लद्दाख में लगभग 97% जो लोकल पॉपुलेशन है ये आपके ट्राइबल्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइबल्स हैं, इनका एक बहुत ही यूनिक कल्चर है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों का सर्वाइवल, इतने कम ऑक्सीजन में, इतने कम खाने पीने के संसाधनों में ये लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। काफी कलरफुल लाइफ होती है। यहाँ पे कई सारी मोनेस्ट्रीज हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के मॉन्क्स यहाँ पर आते हैं मेडिटेशन करने के लिए। और इस तरीके से इतने हार्श एनवायरनमेंट पर भी इतनी पीसफुल लाइफ, इतनी कलरफुल लाइफ ये लोग जीते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा होता है। तो काफी रिच और वाइब्रेंट कल्चर यहाँ का माना जाता है लद्दाख का। फिर आप देखेंगे यहाँ के लोगों की जो फ्रूगलिटी है, यहाँ की जो सस्टेनेबिलिटी है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी जाती है। फार्मर्स की यदि हम बात करें तो फार्मर्स जो हैं ये माउंटेन्स को काट कर जो है यहाँ पे बहुत मुश्किल से यहाँ पे खेती करते हैं, ताकि जो मिनिमम जो खेती है वो यहाँ पे हो सके। प्लस आप देखेंगे यहाँ के जो चरवाही भी हैं, ये भी अपनी प्रकृति को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा अवेयर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे रोटेशनल ग्रेजिंग करी जाती है। यानी कि पशुओं को जब चराई के लिए मैदानों पर भी ले जाया जाता है तो एक ही जगह पर 12 महीने नहीं ले जाया जाता। ये इसको रोटेशनल किया जाता है, ताकि एक जगह यदि जानवरों ने उस वेजिटेशन को ग्रेज कर लिया है, चर लिया है, तो उसको वापस से उगने का समय मिले। तो यहाँ के लोग और यहाँ की प्रकृति के बीच में जो सामंजस्य है, ये अपने आप में बहुत ही कमांडेबल है। इसलिए लद्दाख जो है अपनी यूनिकनेस के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। अब हम आते हैं लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, 2019 की बात है, सरकार ने बहुत ही सेंसिटिव तरीके से धारा 370 को यहां से हटाया, चूंकि एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग डिमांड थी। और जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका एक एजेंडा भी था कि हमको किसी भी तरीके से धारा 370 हटाना है। उन्होंने ये कमांडेबल तरीके से किया और बहुत ही पीसफुल तरीके से, किसी भी तरह का जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई। सरकार ने इस चीज को कंट्रोल में करके रखा और ये सरकार के लिए काबिल तारीफ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे धारा 370 के हटने के बाद यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर आए। तो आप देखेंगे सिंस लद्दाख बिकेम द यूनियन टेरिटरी, पीपल इन द रीजन हैव बीन आस्किंग फॉर द मोर कंट्रोल ओवर देयर अफेयर्स एंड टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड द डेमोग्राफिक आइडेंटिटी। आप देखेंगे लद्दाख में लोग पहले से ही चाह रहे थे कि हमको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिले। कारण उसका यह था कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलेगा क्योंकि उनको भी वही लगता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर शायद उनकी बातों को उतने अच्छे से सुना नहीं जा रहा है, या उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव का जो है वो प्रैक्टिस हो रही है। जैसे कि अभी मैंने हाल ही में नागालैंड की बात करी कि वहां पे पूर्वी नागालैंड के जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ही बायस फील करते हैं कि उनकी जो डिमांड है वो वहां की लेजिस्लेचर में उतनी तरह से सुनी नहीं जाती, उतना बजट नहीं दिया जाता, उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता। इसी तरीके से लद्दाख के लोग भी चाह रहे थे कि हमको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिले, ताकि हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन और अपने लिए आए हुए फंड का इस्तेमाल अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कर सकें। तो 2019 में ये हुआ भी, और सरकार ने जब ये किया तो लोगों ने उसका बहुत बढ़ चढ़कर समर्थन भी किया। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे बातें बिगड़ती चली गई। 2002-2003 में आप देखेंगे लेह डिस्ट्रिक्ट्स इन द लद्दाख डिमांड द यूनियन टेरिटरी स्टेटस। दे फील लाइक द गवर्नमेंट इन द जम्मू एंड द कश्मीर हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देयर नीड्स। तो आप देखेंगे 2002-2003 से ही उनकी डिमांड आते जा रही थी कि हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसके अंदर उनको उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा और कहीं ना कहीं उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। तो आप देखेंगे धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनी और एक यूनियन टेरिटरी बनी लद्दाख। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जम्मू कश्मीर को तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, जैसे कि पुडुचेरी के पास है। आपको पता होगा कि जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास खुद की विधानसभा है, यानी कि खुद की लेजिस्लेचर असेंबली है, जहां पर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और अपने लिए खुद के लिए कानून बना सकते हैं। लेकिन जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं दिया गया, और लद्दाख का जो भी कंट्रोल था वो कंट्रोल दिया गया वहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जैसे कि चंडीगढ़ में होता है ना। चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी है। और ज्यादातर मैं आपको बता दूं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, ऐसी वो सारी यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे कि चंडीगढ़ ये विवादित यूनियन टेरिटरी था क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों ही इसे चाहते थे। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर एंड नागर हवेली, ये वो यूनियन टेरिटरी हैं जो कि फॉरेन कब्जे से हमने वापस ली है। कहीं पर फ्रांस का शासन था, कहीं पर जो पोर्टुगीज का शासन था, तो उनसे जो कंट्रोवर्शियल यूनियन टेरिटरीज थी उनको
सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर में रखा, लेकिन लद्दाख तो हमेशा से भारत का ही पार्ट था और किसी तरह का विवाद भी नहीं है। फिर इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर में रखने का जो कारण था वो लोगों को समझ में नहीं आया, और इस तरीके से उन्होंने ये सोचा था कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद शायद हमको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हमको अपने लिए कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। वो सपना चूर का चूर हो गया कि यानी कि इनकी बात तो मानी गई, लेकिन एक तरह से जो मांगे थी वो पूरी तरह से अधूरी रह गई, और इसीलिए जो है जनता जो है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड रह गई। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनको जो है वो 6 स्केड्यूल चाहिए। अब प्रोटेस्ट के बहुत सारे कारण मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, लद्दाख की जो यूनिक आइडेंटिटी है, यहाँ के रिसोर्सेस हैं, ये इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया, क्योंकि जब ये यूनियन टेरिटरी बना तो पूरी तरीके से किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चाहते थे वही होता था, यानी कि एक आदमी की इच्छा के ऊपर पूरा की पूरा लद्दाख डिपेंड हो गया। अब ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर जो पोस्ट किए जाते थे ये लद्दाख के तो नहीं होते थे, तो ये जब वहां पे जाके पोस्टिंग करते थे तो इनको वहां की लोकल नीड्स, वहां की लोकल जरूरतों के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती थी जितनी लद्दाखी पीपल को होती है। इसलिए शायद ये वो एम्पैथी नहीं जता पाए लद्दाखी लोगों से, और इसलिए आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल वहां पे होने लगा, और लद्दाखी लोगों के जो राइट्स थे वो लगातार डिस्क्रिमिनेट या लगातार उनको हार्म होने लगा। फिर आप देखेंगे they worry that the allowing non-local resident and the business into the area could change their population and erase their distinct culture and identity। जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ज्यादा ओवर टूरिज्म यहाँ पे होने लगा, बहुत ही ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे, तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारी डेमोग्राफी, हमारी जो यूनिक आइडेंटिटी है, जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, ये कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि आप देखेंगे बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री के तौर पे आगे बढ़ेंगे, जबकि लद्दाख के लोगों ने हमेशा सस्टेनेबिलिटी के आधार पे काम किया है, हमेशा प्रकृति के साथ मिलकर काम किया है। लेकिन अब जो बाहर से जो इंडस्ट्री आएगी, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेगा, और इस तरीके से जो वहां का इकोसिस्टम है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है वो कहीं ना कहीं इस पे हार्म होने लगेगा। तो आप देखेंगे बिफोर बिकमिंग यूनियन टेरिटरी, लद्दाख हैड रिप्रेजेंटेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। नाउ विदाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लोकल आर स्ट्रगलिंग विद देयर डिमांड्स। तो बाद में उनको ये ठगा हुआ महसूस करने लगे लद्दाख के लोग। उन्होंने कहा कि इससे अच्छे तो हम जम्मू कश्मीर में थे, कम से कम वहां पर हमको विधानसभा के अंदर बोलने का मौका तो मिल रहा था, लेकिन अब आपने यूनियन टेरिटरी तो बना दिया हमें, लेकिन आपने किसी भी तरह का लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी, यानी कि अब हमको बोलने का भी राइट नहीं रहा, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चाहेगा केवल वही होगा। तो इस तरीके से लद्दाख के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे, और तब फिर वहां पे डिमांड आई लोगों की, और इस तरीके से मास लेवल पे वहां पे प्रोटेस्ट हुए। और जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी 4 डिमांड है। सबसे पहली डिमांड क्या है कि स्टेटहुड ऑफ द लद्दाख, लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि इनके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली हो, खुद को का इनके पास रिप्रेजेंटेशन हो, और खुद का लॉ और बनाने की शक्ति हो। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल ये बहुत ही डायनेमिक चीज है जो कि संविधान ने, भारत में के संविधान ने इसको मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर हमने ये कहा है कि जहां पर भी ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चर को, वहां की लैंग्वेज को और वहां के लैंड राइट्स को स्पेशली प्रिजर्व किया जाएगा, और उनके कल्चर, लैंड राइट्स को डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ वहां के ट्राइबल्स को होगा, ना कि किसी और को। तो इसी तरीके से लद्दाख में भी, जैसा कि मैंने बताया, 92% वहां पे ट्राइबल्स रहते हैं। इन्होंने भी डिमांड करी कि हमें भी 6th शेड्यूल का फायदा दीजिए, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को दिया जा रहा है। हम भी हिमालयन स्टेट में रहते हैं, हम भी ट्राइबल्स हैं, और हमें भी अपने कल्चर, लैंग्वेज और लैंड राइट्स को बचाने का पूरा अधिकार है। तीसरी डिमांड जो इनकी थी, जॉब रिजर्वेशन को लेकर। आप देखेंगे कि जॉब रिजर्वेशन, यहां पर आप देखेंगे, लद्दाख के बारे में बात करूं, शायद देश का दूसरा सबसे ऐसा राज्य है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप देखेंगे इतना ज्यादा एजुकेशन होने के बाद भी वहां के लोग बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। आप देखते होंगे कि हर साल जो है जब ठंड आती है तो हमारे जो प्लेन्स के इलाके, वहां पर आप देखेंगे कि लद्दाख की लोग आते हैं और वहां पर गर्म कपड़ों का एक बाजार क्रिएट करते हैं ना, लद्दाखी मार्केट हम सब ने देखा होगा। आखिर कारण क्या है? वहां के लोगों को यदि वहीं पर रोजगार मिलता, वहीं पर यदि उनका इंडस्ट्री सेटअप होता, कॉटेज इंडस्ट्री, तो उनको इस तरीके से देश भर में जाकर अपना सामान बेचने की जरूरत क्यों पड़ती? क्यों? क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए इनकी डिमांड थी कि हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में
जो है वरीयत दी जाए, प्लस लद्दाख के पास खुद का एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो ताकि अपने हायर ऑफिशियल्स भी लद्दाख खुद से चुन सके, ना कि इंडियन गवर्नमेंट के पैराशूट जो है ऑफिसर्स वहां पर आए और अपने हिसाब से वहां पे रूल करें। नंबर 4, सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अभी आपने देखा कि जैसे कि मैं बता दूं, स्टैब्लिश सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लेह एंड कारगिल। अभी लेह और कारगिल का एक ही रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आप देखेंगे हमारे लोकसभा में लद्दाख से केवल एक सीट है, जबकि आप देखेंगे लेह का और कारगिल का जो है कल्चर और वहां का ज्योग्राफिकल और वहां का पॉपुलेशन, वहां की डेमोग्राफी बहुत ज्यादा अलग अलग है। तो इनकी डिमांड है कि लेह को एक अलग रिप्रेजेंटेशन मिले और कारगिल को एक अलग रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि यहाँ के लोग अपने हक की बात बेहतर तरीके से पार्लियामेंट में रख सकें। तो ये 4 डिमांड इनकी है। सबसे पहला, इनको एक राज्य का दर्जा चाहिए। नंबर 2, इनको 6वीं अनुसूची में शामिल होना है। नंबर 3, जॉब रिजर्वेशन। और नंबर 4, सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप देखेंगे कि दिल्ली की यदि मैं बात करूं, दिल्ली से 7 लोकसभा सीटें हैं, जबकि इतना बड़ा जो आप देखेंगे लेह जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहां से केवल 1 सीट है। हालांकि ये सीट जो है ये पॉपुलेशन के आधार पर आती है, लेकिन फिर भी क्या वहां का की प्रकृति, वहां के पर्वत, वहां के ग्लेशियर्स, इनको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है? एक समय हम कहते थे कि ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स देना, महिलाओं को वोटिंग राइट्स देना अपने आप में एक इम्पॉसिबल सी चीज लगती थी, लेकिन बाद में वो धरातल पर आई। इसी तरीके से आज ये डिमांड है कि नेचर को भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि नेचर को इतना हार्म किया है हमने। तो नेचर को इतना रिप्रेजेंटेशन जो एक लद्दाख क्षेत्र से है, जो इतना फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, इसको रिप्रेजेंटेशन भी, बराबर रिप्रेजेंटेशन हमारी लोकसभा के अंदर मिलना चाहिए। ये भी इनकी एक चौथी डिमांड है। 6th शेड्यूल के बारे में हम देखेंगे तो 6वीं अनुसूची जो है ये एक स्पेशल प्रोविजन है, जिनका सोर्स जो है आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 से और आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 से आता है। अभी जो 6th शेड्यूल है ये आपका है आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। ये 4 राज्यों में आपको जो है 6th शेड्यूल मिलेगा। और इस 6th शेड्यूल के अंदर आप देखते हैं कि जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं इसको प्रिजर्व किया जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि केंद्र भी चाहे तो अपने बनाए हुए कानून इनके ऊपर थोप नहीं सकते, जब तक यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ये इसको परमिशन ना दे। और इन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं इनके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये इन ट्राइबल्स लोगों का ही होता है। यानी कि कहते हैं ना कि जनता नहीं सरकार, कि जो लोग हैं वही अपनी सरकार चुनेंगे, ट्राइबल्स अपनी सरकार खुद चुनेंगे, अपने नियम खुद बनाएंगे और अपने धरोहर, क्योंकि आप देखेंगे आदिवासियों से ज्यादा बेहतर तरीके से इकोसिस्टम की रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो हजारों सालों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे चलते आए हैं। सो कितना भी बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट आप बन जाए, लेकिन आप ट्राइबल्स के जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है उसके स्किल्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे आर्टिकल 244 ये कहता है कि एक 6th शेड्यूल का वहां पर बात करी गई है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी जो कि ट्राइबल एरियाज में होगा, जो अभी इन 4 राज्यों पर है। 275 ये कहता है कि भारत की सरकार जो है कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि भारत की जो संचित निधि है इसमें से हर साल ट्राइबल वेलफेयर के लिए यहां पर फंड देगा। तो आपको इकोनॉमिकल तौर पर भी अपलिफ्ट करने का काम 6th शेड्यूल के अंदर होता है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं यदि आपको 6th शेड्यूल का दर्जा हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया 6th शेड्यूल बेसिकली कंसंट्रेट करता है ट्राइबल पॉपुलेशन और इनके राइट्स को लेकर, और प्लस इनको ऑटोनॉमी ग्रांट करता है, क्योंकि इनके पास खुद की एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का इनके पास अधिकार होता है, जहां पर इसकी रिप्रेजेंटेशन उन्हीं क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और ये खुद के लिए अपने चुनाव करते हैं। और आप देखते हैं इवन पार्लियामेंट और स्टेट के लॉज भी यहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकते या मॉडिफिकेशन के बाद इंप्लीमेंट हो सकते हैं, जब तक वो वहां के ट्राइबल्स के साथ कंपेटिबल ना हो। तो इस तरीके से हमारे ट्राइबल्स को पावर देने का काम करता है 6th शेड्यूल, जिसकी डिमांड करी जा रही है लेह और कारगिल के क्षेत्र में। चलिए, अब जैसे कि मैंने बताया ये 6th शेड्यूल काम कैसे करता है, तो मैं आपको बताता हूं। 6th शेड्यूल के अंदर आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है इसको कहा जाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी इसको कहा जाता है। ये एक तरीके से सेल्फ गवर्निंग काउंसिल होती है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। फिर इसके पास कई सारे लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाने का अधिकार और जुडिशियल पावर भी इनके पास होते हैं। जुडिशियल पावर भी यानी कि जो न्याय का सेटअप कैसे हो, क्योंकि देखिए न्याय जो है ये कस्टम से होता है। न्याय की जो उत्पत्ति होती है, जुडिशरी की जो उत्पत्ति होती है, ये कस्टम से होती है। और कस्टम जो है ये आपके लोकल कस्टम्स होते हैं। तो लोकल कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए ये बेहतर तरीके से न्याय वहां पे कर सकते हैं। हालांकि
जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होता है उसका एक सुपरविजन यहाँ पर हमेशा बना रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो एडीसी है ये लोकल कोर्ट्स खोल सकती है, जहां पर ये 5 साल तक का जो है सजा किसी को भी दे सकती है यदि ये किसी भी तरीके से लॉ के अगेंस्ट काम करता है। तो उसके ऊपर यदि जो भी सजा होगी तो उसके लिए फिर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। जो एडीसी होती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इनके पास टैक्स, फीस और टोल वसूलने की और जो बिजनेस है इनसे रॉयल्टी लेने का पावर होता है, ताकि ये अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सकें और उस रेवेन्यू को डेवलपमेंट के लिए लगा सकें अपने क्षेत्र, जो कि ट्राइबल एरिया है, जो कि एक माउंटेनियस एरिया है, वहां के वेलफेयर के लिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के इलेक्शंस होते हैं, जहां पर ट्राइबल्स लोगों को रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाता है। और ये जो सारे जो प्रोविजंस हैं ये आपके 6th शेड्यूल के अंदर यानी कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जिसकी डिमांड लद्दाख के लोग लगातार 50 दिन से कर रहे हैं भूख हड़ताल में। चलिए, इस तरह की एडीसीज अभी बहुत सारी भारत में है। मेघालय में मैं बात करूं तो मैं वहां पे 3 फेमस माउंटेन रेंजेस हैं, खासी, गारो एंड जयंतिया। तो उसी के नाम पे आप देखेंगे खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया एंड द गारो, ये 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वहां पे कर रही है। मिजोरम की बात करें तो चकमा एंड लाई, ये 2 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वहां पे काम कर रही हैं, और मारा भी इसमें शामिल है, सॉरी। त्रिपुरा की अंदर बात करें तो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया, ये भी जो है बेसिकली वहां पर काम करता है गवर्नेंस का। और आसाम के अंदर हम बात करें तो दीमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग और बोडोलैंड, ये 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जो कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना रेवेन्यू जनरेशन, अपना जुडिशियल मैनेजमेंट, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट खुद करते हैं। और इस तरीके के वहां के जो ट्राइबल्स एरियाज हैं उनको खुद ये राइट्स हैं कि वो अपना डेवलपमेंट किस तरह से करें, ना कि कोई दूसरी सरकार आके उनको इसके लिए गाइड करे। चलिए, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है इसको बेसिकली लीड कौन कर रहा है? तो केवल सोनम वांगचुक ही इसमें शामिल नहीं है। आप देखेंगे जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह है और जो मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल के लोग हैं, ये सभी लोग इसमें हैं। आज लगभग 50,000 लोग वहां पर जो है प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं। हजारों लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले सोनम वांगचुक ने 21 दिन तक भूख हड़ताल करी, उसके बाद वहां की महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी, उसके बाद वहां के जवान जो है वो वहां पे भूख हड़ताल के लिए बैठे, और अब वहां पर जो है मॉन्क्स जो है वो वहां पर भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं, जो कि मोनेस्ट्री के मॉन्क्स हैं। और इसके अंदर जो यदि हम पॉलिटिकल बॉडीज देखें तो लद्दाख अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये लोग जो है यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। आप देखेंगे कि चाहे 1948 का युद्ध हो, जब पाकिस्तान ने अचानक से हमला कर दिया था, 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, या फिर हाल ही में जो कारगिल का युद्ध था, इन सभी युद्धों में आप देखेंगे जो लद्दाख के जो लोकल लोग हैं, जो कारगिल के लोकल लोग हैं, इन्होंने फौज का बढ़ चढ़ कर सामना किया, अपनी शहादतें दी। जो हमारी फौज जब लड़ा करती थी तो घरों से टिफिन बनाकर इनको रसद पहुंचाई जाती थी, इनके खच्चर ये अपने प्रोवाइड करते थे, अपने याक प्रोवाइड करते थे। तो इन्होंने तो हमारे देश के लिए इतना काम किया है, इतनी देशभक्ति दिखाई है। आज ये लोग खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह की डिमांड कर रहे हैं, तो इस डिमांड को सरकार को सुनना चाहिए। और आप देखेंगे जो फेमस वहां के एक्टिविस्ट हैं मिस्टर सोनम वांगचुक, इनकी लीडरशिप में ये पूरा की पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, जहां पर सिंपल से इन्होंने यही कहा है कि हमको 6th शेड्यूल चाहिए, और हम ऑटोनोमस तरीके से नहीं मांग रहे हैं, हम तो वही मांग रहे हैं जो आपने हमसे प्रॉमिस किया था। क्योंकि जो अभी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है, इसने 2019 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में लिख कर दिया था कि हम लद्दाख के लोगों को 6th शेड्यूल देंगे। लद्दाख के जब चुनाव हुए तो वहां पर उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसको 6th शेड्यूल देंगे, और अब इतने साल के बाद आप अपनी मांगों से मुकर गए। तो इस तरीके से तो भारत के दूसरे राज्यों पर भी जो चुनाव होंगे वहां पर भी जो घोषणा पत्र जो है जारी किए जाते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से अपने हक को ही ये लोग मांग रहे हैं कि हमारा जो हक है, हमसे जो वादा किया गया था और हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए जो पड़ेगा, वो हम शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीयन तरीके से उसको करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये लॉन्ग लास्टिंग मार्च यहाँ पे लगातार चल रहा है, और सरकार के लिए को ये सोचना चाहिए और देश की सारी जनता को भी इसमें आगे आना चाहिए। जिस तरीके से आप देखेंगे नागालैंड में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, नागालैंड के लोगों ने पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार किया, 4 लाख लोगों में से एक ने भी वोट नहीं दिया। इसी तरीके से लद्दाख के लोग भी लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा आकर उनसे किसी तरह का नेगोशिएट नहीं कर रहा। कम से कम उनकी बात को तो सुना जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इस टॉपिक के तहत 6th शेड्यूल क्या है इसको कवर करने की कोशिश करी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमस काउंसिल्स क्या होती हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, इसके बारे में बात करी, और जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं हमारे, उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, इसकी मैंने बात करी।
तो हमको भी इसके अंदर अपनी एम्पैथी दिखाना चाहिए, क्योंकि शिव खेड़ा जी ने अपनी किताब में बहुत ही अच्छा कोट लिखा है कि यदि आपके पड़ोसी का घर जल रहा है और आप शांत बैठे हैं, तो यकीन मानिए अगला नंबर आपका है। तो बी ए सिंसियर सिटीजन, और इस तरीके से आप भी अपनी आवाज यहां पर उठा सकते हैं, बिकॉज लर्निंग और अवेयरनेस यही आगे बढ़ने का की है। और इसी तरह के टॉपिक्स में लगातार आपके सामने लाते रहूंगा, जो कि हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी भी पैदा करेंगे, क्वेश्चन करने की क्षमता भी विकसित करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें कई अच्छी लर्निंग्स भी लेते जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ पुष्पराज इनसाइट्स में। थैंक यू सो मच।